आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर बातें करने वाले हैं। प्रीलिम्स स्किल में जैसा कि आप जानते हैं, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं, और हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उन पर स्किल डेवलप करते हैं, तो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस सब्जेक्ट से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर किस किस तरीके से पूछता है, और उन क्वेश्चंस पर फिर उस तरीके से आप तैयारी भी कर पाएंगे। किस तरीके से पूछता है, मुझे ऐसे तैयारी करनी चाहिए, और साथ ही आपको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पहले से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो जैसे ही उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें दौड़ जाएंगी। अगर आप फ्रैक्चर्ड तैयारी करेंगे कि सबको एक साथ मिक्सअप करके कर रहे हैं, तो वो कैपेबिलिटी आप में डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हर बार होगा क्या, आपने पहले कुछ और सीखा, फिर तुरंत शिफ्ट हो रहे हैं, फिर तुरंत शिफ्ट है हो सो रहे हैं, तो अलग अलग आप शिफ्ट होते चले जाएंगे। एक पैटर्न पर आप अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। इसीलिए बेटर होता है कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करें। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर चल रहे हैं प्रीलिम्स स्किल में। हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस पर बात भी कर चुके हैं। 2019 से हम लेकर चल रहे हैं कि हम देख सकें यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न को समय के साथ बदला है, उसके माइंड को हम ग्रास्प कर सकें, समझ सकें, ताकि ना सिर्फ प्रिपरेशन में बल्कि एग्ज़ाम में भी हमारी मदद हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी यूपीएससी ने 2019 में पूछ रखा था। क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? प्रैक्टिस में जब आप स्किल डेवलपमेंट करें, प्रैक्टिस की बात तो खैर बाद में आती है, स्किल डेवलपमेंट जब आप करें तो एक बात का ध्यान रखें। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको जो आ रहा है आप उसे सॉल्व कर लें। स्किल का ये मतलब है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्किल डेवलपमेंट का काम आपको फंसे हुए मझधार से बाहर निकालना है, ना कि जो आ रहा है उसको बेहतर तरीके से करना। वो भी एक स्किल है कि जो आपको आता है उसको आप और अच्छे से कर सकते हैं स्किल के बेस पर। लेकिन जिस स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो है कि अगर आपको नहीं आता है उस टॉपिक के बारे में, आपने नहीं पढ़ा है, तब आप प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल्स लेकर, अलग तरीके से सोचकर वहाँ तक कैसे समझ पाएंगे, वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे उस आंसर तक, इस पर बातें करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं वो पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक कमर्शियल बैंक के एसेट्स में, एसेट्स आप जानते हैं संपत्ति, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है। मतलब इनमें से कौन सा, दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें से कौन सा बैंक के लिए उनका संपत्ति नहीं है, उनका एसेट नहीं है। अब मानते हैं कि आपको इसमें से आता है, एक पल को मान लेते हैं कि नहीं आता है, तब क्या करेंगे?
आता है तब तो बड़ा बढ़िया, आप सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आता है तब। तो ऐसा करते हैं, बैंक की जगह खुद को रख देते हैं, बैंक की जगह पे खुद को रख देते हैं। इन शब्दों के मतलब तो हमें पता ही है। इकोनॉमिक टर्म्स में मान लेते हैं हमें नहीं पता है कि इनका इकोनॉमिक टर्म्स में क्या मतलब होता है, लेकिन नॉर्मल तो हमें पता ही है। तो हम खुद को बैंक की जगह पे रख देते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम हैं, मेरी संपत्ति में इसमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा। पहला क्या है, एडवांस। आप सुनते होंगे कि मुझे एडवांस दे दो, मुझे एडवांस दे दो, एडवांस पेमेंट लेना अच्छा बात होता है, एडवांस में पैसे क्यों नहीं ले लेते हैं, एडवांस में पैसे दे दो। तो ये आप सुनते होंगे, एडवांस एडवांस एडवांस, कि पहले ही दे देना। तो एडवांस, अगर मैं बैंक हूं तो मैंने किसी को एडवांस दिया, ठीक, या किसी से एडवांस लिया, दोनों में से कोई ना कोई बात होगी। मतलब मान लेते हैं कि एडवांस करना, तो अगर मैं किसी को एडवांस दे रहा हूं तो वो तो मेरे पैसे हैं। तो मैंने किसी को दिया तो उसे मुझे बाद में लौटाना होगा ना। तो मैंने अपना पैसा उसको दिया, तो एडवांस किया, तो वो मेरी संपत्ति हुई ना। वो भले अभी उसके पास है लेकिन उसे लौटाना होगा, तो वो मेरी संपत्ति हुई, मेरा एसेट हुआ। तो एडवांस जो है एसेट में इंक्लूडेड होगा। अगर हम किसी से एडवांस लेते हैं, मान लीजिए एडवांस लेते हैं, तो हमने लिया है तो हम उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना, तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका अपने लिए इस्तेमाल कर सकें वो भी हमारी संपत्ति है, भले हम बाद में लौटाएंगे, लेकिन अभी तो हमने लिया है तो अपने यूज के लिए। तो जिसका आप यूज कर सकें वो भी आपकी संपत्ति ही होती है या नहीं। अपनी संपत्ति ही यूज कर सकते हैं, आप दूसरे की कैसे यूज करेंगे। भले वो संपत्ति आपने ली है किसी से, आपको बाद में लौटानी है, लेकिन लिया तो है अपने ही दम पर, अपनी ही संपत्ति में से बाद में लौटाएंगे। अभी तो वो आपके संपत्ति का पार्ट हो गया क्योंकि आपने ले लिया है। दूसरा क्या है, डिपॉजिट्स। आप बैंक जाते होंगे डिपॉजिट करने के लिए, या अभी चलिए हमने तो खुद को बैंक मान रखा है, कोई आया हमारे पास डिपॉजिट करके चला गया, ठीक, डिपॉजिट करके चला गया, तो वो क्या हमारी संपत्ति हो सकती है। कोई आया, हमारे विश्वास पर हमारे पास पैसा रख गया कि आप रखिए, इसे मैं आपसे बाद में ले लूंगा। तो उसने तो मुझे रखने के लिए दिया है, यूज करने के लिए तो दिया नहीं। तो क्या वो मेरी संपत्ति हुई। बस विश्वास पे मेरे पास छोड़ गया है, तो हो सकती है मेरी संपत्ति क्या। आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं पैसे, तो क्या बैंक आपको वो पैसे नहीं लौटाएगा, या ये कहिए कि आपसे क्या वो बैंक उस पैसे को जैसे मन तैसे इस्तेमाल कर सकता है। या आप यूं कहिए कि वो अब उसने इस्तेमाल कर लिया, वो पैसे आपके रहे ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता है। उसको तो लौटाना पड़ जाएगा उसको। क्या, अगर आपके पास किसी ने पैसा छोड़ा है आपके विश्वास पर, तो क्या आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उसमें कोई रूल नहीं होगा कि आपको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। तो डिपॉजिट को क्या आप कह सकते हैं कि वो आपकी संपत्ति है। नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई और छोड़ के गया है, वो जब चाहेगा लेके चला जाएगा। वहां आपका कोई भी हुक्म काम नहीं आएगा, आपका कोई भी रूल काम नहीं आएगा, आपका कोई भी कंट्रोल काम नहीं आएगा, मेरा कोई कंट्रोल काम नहीं आ सकता। उसने रखा है, उसको अभी मर्जी होगी तो वापस लेके चला जाएगा, जब मर्जी होगी तब लेकर चला जाएगा। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो तो उसे आप अपनी संपत्ति नहीं कह सकते। संपत्ति तो उसे कहेंगे जिसका हम अपनी मर्जी से जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, आपने, मैं बैंक हूं, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, आप बैंक हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया। तो आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट जो किया है तो उससे कुछ चीजें तो बनेंगी ना, कुछ चीजें क्रिएट होंगी। तो वो जो क्रिएटेड चीज होगी वो आपकी ही होगी ना। आपने मान लीजिए अस्पताल बनवाया, आपने स्कूल बनवाया, या आपने कुछ भी बनवाया,
इन्वेस्ट किया कहीं पर, या फिर किसी शेयर में ही इन्वेस्ट, किसी दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको पैसे तो आएँगे, मतलब वो भी आपकी संपत्ति हुई ना। अगर आप कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो उससे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उस बने हुए चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। भैया मैंने पैसे दिए हैं, तो हुई ना मेरी संपत्ति। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। छोड़िए इकोनॉमिक टर्म्स की बातें कि मनी एट कॉल क्या होता है, मनी एट शॉर्ट नोटिस क्या होता है। सिंपल जो लिखा हुआ उसी को समझ लेते हैं। मनी एट कॉल, फ़ोन किया, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मनी चाहिए, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। शॉर्ट नोटिस, मुझे तुरंत पैसे की ज़रूरत है। शॉर्ट नोटिस, जल्दी तुम्हें लौटा दूँगा, शॉर्टली लौटा दूँगा। मुझे पैसे की ज़रूरत है कि कोई आके मुझे पैसा दे गया, मैंने मुझसे माँगा, तो ये जो पैसे मैंने लिए हैं, इसका मैं अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, मैं तो उसे लौटाऊँगा बाद में। लेकिन ये जो पैसे अभी मैंने लिए हैं, तो ये तो अपने इस्तेमाल के लिए लिए हैं, जैसे मन वैसे इस्तेमाल करूँगा। उसने मुझे दिए हैं, उसको पैसे से मतलब है। उसको अब इस पैसे पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, इस पैसे पे अब मेरा कंट्रोल है कि मैंने उससे लिए हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो जैसे मर्ज़ी सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसे मर्ज़ी मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब इस तरीके से आप देखेंगे चीज़ों को, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए यही जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी इसी तरीके से डिज़ाइन करता है क्वेश्चन, कि जो भी आपने पढ़ा है, वो रियल लाइफ़ में कैसे घट रही है, वहाँ आप कैसे सोच सकते हैं, वैसे आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कौन हमारी संपत्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं ऑफ करूँ, कि जो क्वेश्चंस आपको आते भी हैं, मान लीजिए कि आपको पता है डायरेक्ट कि इसका ये आंसर होगा, उसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी पैटर्न पर सोचें। इस पैटर्न की तगड़ी प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो आप देंगे, वहाँ हर बार यूपीएससी नए-नए चैलेंज क्रिएट करता है, नए-नए डिज़ाइन्स के क्वेश्चंस लेके आता है। तो आप, और अब जो पैटर्न चेंज हो गया, तो आपको हर स्टेटमेंट पर सोचना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस लगातार करें। थैंक यू सो मच।